चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आपके इस टेस्ट के अंदर जो भी आज तक पास पेपर में एमसीक्यूज आए हुए हैं वो भी इसमें शामिल हैं, प्लस ऑटम 2025 का क्वेश्चन जो कैश फ्लो का आया हुआ है वो भी इस टेस्ट के अंदर शामिल है। ठीक है, इसमें मुझे लगता है आपने एक एमसीक्यू में अंदर गलती की होगी, सिर्फ वो आपको पता था, जल्दी में आपने हो सकता है गलती की हो। ठीक है, तो अपना सामने रखो अपना पेपर। In preparing statement of cash flow under the indirect method, which two of the following items are added as adjustment profit before tax? वो जो हम एडजस्टमेंट नहीं करते, सबसे पहले फाइनेंस कॉस्ट क्या ऐड करते हैं? बिल्कुल करते हैं। नंबर 1, डिक्रीज इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, वो माइनस करते हैं क्योंकि डिक्रीज इन बैड डेट्स होती है इनकम माइनस करते हैं। ये नहीं हम इग्नोर करते हैं, ऑप्शन तो है ना रिकॉर्ड करने वाली। दूसरा, इंपेयरमेंट लॉसेस, ये भी ऐड करते हैं। फेयर वैल्यू गेन, इसका मतलब है ये दोनों माइनस करते हैं और ये दोनों, और उसने ऐड करने वाला पूछा है हमसे। तो अब जरा देखते जाएं, इसका ऑप्शन ए ठीक है और ऑप्शन सी ठीक है। नंबर 2, अंडर IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज कैश एड या कैश इक्विवेलेंट? ट्रेजरी बिल अब मैच्योरिंग इन 45 डेज, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। उसने क्या पूछा है? विच इज नॉट। अच्छा, दूसरी बात, साथ साथ हम चीजें देखते जाते हैं। आप लोगों का यहां पर आपकी बुक ओपन कर लेते हैं। ये क्यों नहीं ओपन होना चाह रही? यहां पर अगर आप देखें तो आपके स्टार्ट के अंदर ही ये चीजें आपकी बुक में बताई हुई हैं कि कौन कौन सी चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होती हैं, और ये एग्जांपल आपको बताई हुई है। यहां पर उसने लिखा हुआ है कि ये कैश क्या है और कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, और फिर उसने कुछ एग्जांपल्स बताई हैं कि जिसमें क्या क्या चीजें आती हैं। यहां पर उसने कहा कि कौन सी चीज कैश इक्विवेलेंट है, जिसमें उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 में उसने देखा कि कौन सी चीजें। तो ये जो आपकी स्टार्ट में 3-4 पेजेस है ना, सिर्फ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ये आपने एक नजर लाजमी पढ़ना है। उसके बाद आ जाए अब बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ अनदर हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ये नहीं होता, ये हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, चाहे शॉर्ट टर्म लोन हो या इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म ही होल्डिंग क्यों ना हो, ये किस में जाता है? ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कवर। और प्राइस बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट, ये भी लिखा हुआ है, अगर आप देखो यहां पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर प्राइस बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट। ठीक होगी बात। और यहां पर अगर देखें, यहां पर इन्वेस्टमेंट ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स टू अनदर एंटिटी, द शेयर्स ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज, और ये नंबर 1 पे देखें नॉट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये जो आपके एमसीक्यूज आते हैं ना, ये बुक की लाइनें होती हैं। ठीक है, तो बुक के बाहर कोई एमसीक्यूज आते ही नहीं है। उसके बाद आ जाए जी
तो आपका ये कौन सा आंसर हुआ? इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अल्फा कंपनी issued 4 million ordinary shares of ₹10 par value for purchasing land having the fair value 50 million। ये सवाल हमने कर लिया था, वो 240 मिलियन का एक सवाल था। आपने एक इक्विपमेंट खरीदा है, 2 मिलियन के शेयर इशू किए हैं, 240 उसकी फेयर वैल्यू थी। How should this transaction be reported by Alpha in its statement of cash flow? पहले इसकी एंट्री पास करते हैं। Alpha company issued 4 million ordinary shares at the rate of, आपका लैंड डेबिट होगी 50 से, शेयर कैपिटल 40 से, और शेयर प्रीमियम याद आ गया ये। अब सुने, वो कहता है इट शुड बी रिपोर्टेड एज फाइनेंसिंग कैश फ्लो। ये तो कैश फ्लो है ही नहीं। अब मुझे बताएं, लैंड डेबिट हो रही है लेकिन किसी एक्टिविटी में नहीं जा रही, और जब तक एंट्री के अंदर कैश नहीं आएगा कैश फ्लो तो हुआ ही नहीं। फिर वो कहता है इट शुड बी रिपोर्टेड एज इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। फिर कहता है इट शुड नॉट बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बट इट विल बी प्रेजेंटेड इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है ये नोट्स लेजर्स वगैरह में तो जाएंगे लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर फिर इट शुड बी रिपोर्टेड एज इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। कैश फ्लो तो ये है ही नहीं, इसके अंदर किसी जगह कैश फ्लो नहीं हो रहा। हाँ, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बट ये उसका कैश फ्लो नहीं। कैश फ्लो होने के लिए कैश का आना या जाना जरूरी है। तो कौन सा आंसर हुआ? It is not presented in the statement of cash flow, but it will be presented in the notes to the financial statement। फिर आ जाए जी, बीटा लिमिटेड रिपोर्टेड अ नेट लॉस 70,000 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 81,000। इफ द वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश हैज इंक्रीज्ड बाय 8100। याद रखे, वर्किंग कैपिटल के बारे में कुछ ना बताया हो ना तो समझा करो ये एसेट है। ये लायबिलिटी भी हो सकता है। अगर लायबिलिटी ज्यादा हो जाए और एसेट कम हो जाए तो ये लायबिलिटी साइड पर भी होगा। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट कैश प्रोवाइडेड यूज्ड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहले वो कहता है लॉस कितना है, 70,000 लिख देते हैं नेगेटिव में। उसके बाद डेप्रिसिएशन कितनी है, 81,000 एड बैक। फिर वो कहता है कि आपके पास इफ द वर्किंग कैपिटल अदर देन कैश हैज इंक्रीज्ड बाय 8100, इंक्रीज हुआ है तो माइनस हो जाएगा। कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट कैश प्रोवाइडेड यूज्ड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना आ गया, 20। पॉजिटिव नेगेटिव, डन। ये सवाल मुझे लगता है शायद आपका गलत हुआ हो। अब देखते हैं कि कितने लोगों का ये सवाल बिल्कुल ठीक है, गलत है। चलो देखते हैं। और यहां पर ना वही जो बंदा जाग के सवाल करता है ना वही कामयाब होता है। देखते हैं, कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास है 80,000। ओके होगी बात। इन द ईयर जस्ट एंडेड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 75,000। क्या करें 75,000 को एड बैक कर दें। देयर वाज अ गेन ऑफ 25,000 ऑन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या करना है इसका, 25,000 माइनस कर दें। नेट वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश इंक्रीज्ड बाय 19,000। इसका क्या करें, माइनस कर दें, क्योंकि इंक्रीज है ना वर्किंग कैपिटल। उसके बाद कहता है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 24,000। क्या करें, पेड है, माइनस कर दें। बट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। वो तो टैक्स और इंटरेस्ट से पहले तक का होता है। सवाल उसने क्या पूछा है, क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो पूछा है या कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन पूछा है। उसमें तो इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड से पहले बात होती है,
इसका मतलब है ये 24,000 नहीं आएगा, और आंसर दोनों है। मैंने आपको बताया आई कैप जब आप पेपर दोगे ना, आपको जरा नहीं लगेगा पेपर मुश्किल है, जो जवाब निकालोगे वो जवाब भी आ रहा होगा, लेकिन बस रिजल्ट के बाद ही पता चलता है। फिर बंदे को ये नहीं समझ आती मैं कैसे तैयारी करूं कि मेरा पेपर पास हो, क्यों फेल हो रहा है। फेल होने की वजह होता है कि हम ना प्रॉपर चीजों को ना एज अ ग्रांटेड लेते हैं, ऐसे रटे पे लगाकर फॉर्मेट के 10 सवाल कर लिए, 12 सवाल कर लिए, वहां पर फोकस नहीं करते बस। तो हमारे पास 24,000 के अलावा अब 80,000 प्लस 75,000 माइनस 25,000 माइनस 19,000 कितना, तो आंसर इसका है बीटा। कितने लोगों का ये गलत है? अच्छा माशाल्लाह, सबने ही 24,000 भी माइनस किया हुआ मतलब। चले जी 6 पे आए, फिर इसका आंसर आ गया 1,11,000। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? Statement of cash flow is useful in assessing the ability of the entity to generate cash and cash equivalent. कहता है statement of cash flow is useful in assessing the ability of the entity to generate cash and cash equivalent. ये बात ठीक है? वो कहता है जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ये असेस करने में मदद करती है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना जनरेट हुआ है। कहां पर लिखा हो? बस उसके अंदर लफ्ज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इस्तेमाल होता है इसलिए। अगला देखें, हिस्टोरिकल कैश फ्लो आर ऑफन अ फेयरली रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट, टाइमिंग एंड सर्टेनिटी ऑफ द कैश फ्यूचर कैश फ्लो। कहता है हिस्टोरिकल कैश फ्लो आर ऑफन फेयरली। अच्छा, ये चीजें सारी आपकी बुक की लाइनें हैं। अगर आपने बुक को एक नजर एक दफा गो थ्रू लाजमी करना है ताकि वो जो क्वेश्चन वहां से बन के आए और आपको पता चल जाए। यहां पर मैं दिखा देता हूं, ये वहां पर लिखा होगा एंड पे यूजफुल कि कैश फ्लो का इस्तेमाल कितना है, यूज कितना होता है। पेज नंबर कौन सा? 6 to 25 नई बुक। अच्छा, ये तो हम सॉल्यूशन पे उसके कंप्रिहेंसिव एग्जांपल 625 ये कंप्रिहेंसिव एग्जांपल ही चल रही है। 19 इसकी ये जो बेसिक एग्जांपल्स है ये एक दफा लाजमी देख लेना। ये छोटी छोटी एग्जांपल्स है ना, ये हर एक एक एडजस्टमेंट को उसने हल किया हुआ है। ये देखें, यहां से उसने कुछ चीजें ली हैं। यूजफुलनेस ऑफ कैश फ्लो इंफॉर्मेशन, यहां पर उसने लिखा हुआ है कि अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एनेबल यूजर टू इवैल्यूएट चेंजेस इन नेट एसेट्स, financial structure, ability to affect timing of cash flow. Historical cash flow information is used, historical cash flow information is used as an indicator the amount of timing and certainty of the future cash flow. As it is line historical cash flow indicator amount, timing and future cash flow. अब आप ये यहां से देखेंगे एग्जामिनर तो मुझे लगता है ऐसे बुक खोलता है, उसको जो चीज आगे सामने नजर आ जाए वो लाइन लिखकर वो कहता है बताओ ये सही है या गलत है। चले दूसरी आपको ढूंढ लेना, आप पढ़ लेना खुद ही, ये आपको मिल जाएगी। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी बुक के अंदर हैं।
चलें जी, आप क्वेश्चन पे आ जाएं। हाँ जी, ये भी आपका आइटम 25 का क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान से देखना है ताकि हमें ये पता चल जाए कि इसमें क्या गलती हो सकती थी या क्या गलती आपने की है। द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, सो इस फाइनेंशियल पोजीशन डीएल एज एट दिसंबर 24। अब जरा फोकस करना है सवाल के ऊपर। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रीवैल्यू सरप्लस, खतरनाक रीवैल्यूएशन सरप्लस। अगर ये भाई जरा बोलो ना सवाल इधर फोकस करो। अगर क्वेश्चन के अंदर इसकी अदर इंफॉर्मेशन गिवन हो तो ठीक है, वरना इसका लेजर बना लेना। और रिटेन अर्निंग से भी पहले बनाना पड़ेगा कि हो सकता है कोई एक्सेस डेप्रिसिएशन रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर ना हो रही हो। 12% लोन है आपका, ट्रेड एंड अदर पेएबल, एक्रूड इंटरेस्ट, डिविडेंड पेएबल, टैक्स पेएबल, पीपीई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अब हमने क्या करना, दो तरीके हैं, ये ग्रॉस है और ये अलाउंस है, दोनों को अलग करके ले लें, नेट करके ले लें, आपकी अपनी मर्जी। अब इसमें तो दोनों गिवन है तो दोनों ले सकते हैं इजीली। और नेट तब किया करते हैं कि जब ना गिवन ही नेट हो। अब अलग अलग बताए हैं तो ले लेते हैं, हमारा कौन सा टाइम लगना है इसमें। एडवांस टैक्स, कैश एंड बैंक बैलेंस। यहां पर दो बल्कि तीन चीजें ऐसी हैं जो अच्छी और एक चीज नई है। पहला, शेयर इशू ड्यूरिंग द ईयर, 10% बोनस वर आउट ऑफ शेयर प्रीमियम। फेब 24 शेयर प्रीमियम से किए हैं ना, तो एंट्री पास हुई होगी शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट 10% है तो ले लो जरा, वैल्यू कितनी गिवन है 2200, उसका 10% लिया। मैं यहां पर ही एंट्री पास करता जाता हूं, शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, कितनी अमाउंट से। आप लोगों की ना आवाज डिस्टर्ब कर रही है लास्ट मैन, सवाल को देखो ना। ये फरवरी 2024 3000 का नहीं, क्या मतलब फेब 23,000 का क्यों होगा। 24 फरवरी 2024। अच्छा, हमने दिसंबर 24 पर खड़े हैं तो फेब 2000 को बोनस दिया है, तो वो आपने कहा जी किस पे लेंगे, उसके ऊपर दिसंबर 24 पर लेंगे। उसके बाद आपने राइट शेयर इशू किए, जो डिफरेंस आ रहा होगा ना जब आप लेजर बनाओगे वो राइट शेयर इशूड। आगे वो लिखता है मूवमेंट इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग 450 मिलियन, ऑफिस बिल्डिंग विच हैड प्रीवियसली बीन रीवैल्यूड सोल्ड इट्स कैरिंग अमाउंट, रीवैल्यू हो चुकी थी और 341 मिलियन में बिक गई, वही उसकी वैल्यू थी। मतलब इसका ना गेन आया ना लॉस आया और कैश जरूर आया है, और वो है 341, जितनी उसकी बुक वैल्यू है उस पे बिका। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर इसका पहले सरप्लस पड़ा होगा तो वो सरप्लस रियलाइज भी होगा, और अगर लॉस पड़ा होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। क्योंकि कोई रीवैल्यूड एसेट अगर बिक जाए उसका जितना सरप्लस पड़ा होता है सारे का सारा ओसीआई डेबिट, रिटेन अर्निंग। आगे बढ़ते हैं, मशीनरी हैविंग कैरिंग वैल्यू 360 सोल्ड फॉर रुपीज 419, गेन आया लॉस, लिख लो गेन इसका 40 और 19 59। अ फैक्ट्री बिल्डिंग वाज रीवैल्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम 660 से 900, कितना सरप्लस आ रहा है 240 का रीवैल्यूएशन सरप्लस। एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड 150 मिलियन, और वो है किस पे, कॉस्ट मॉडल पे। अगली दफा कैश फ्लो का सवाल आया आपकी दफा और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हुई तो फेयर वैल्यू मॉडल पे होगा।
फिर वो कॉस्ट मॉडल में नहीं देगा, बस यही चेंज करता है वो। टैक्स एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 259, ड्यूरिंग द ईयर इंटरिम कैश डिविडेंड 400 मिलियन वाज डिक्लेयर्ड बाय द इंटरिम है तो पेड भी उसी साल है। डीआर ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग ओनली अपॉन द डिस्पोजल ऑफ द रिलेटेड एसेट। याद रखें, जो हम हर साल एक एंट्री नहीं पास करते, रिटेन अर्निंग ओसीआई डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, ये बाय रूल स्ट्रिक्ट नहीं है। दो रूल है असल में। एक रूल ये है जब वो कहते हैं ना नेट रिप्लेसमेंट मेथड, आपने आईएएस 16 में जितने भी सवाल किए होंगे ना वहां पर ये लफ्ज लिखा आता है कि आपने हर साल रीवैल्यूएशन सरप्लस को ट्रांसफर करना है रिटेन अर्निंग। वो खुद लिखता है कि ये पॉलिसी है आपकी। पॉलिसी दो है, एक पॉलिसी है कि हर साल एक्सेस डेप्रिसिएशन को रियलाइज करते जाओ, और दूसरी पॉलिसी है कि कुछ भी ना करो, जब एसेट बिके तब जितना सरप्लस उसका पड़ा है ना सारा एक ही दफा रिटेन अर्निंग को चार्ज कर। और इसमें वो क्या कह रहा है, डीआर ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग ओनली अपॉन डिस्पोजल ऑफ द, और हमने एक एसेट बेचा है, अगर उसका सरप्लस पड़ा होगा तो उसको रियलाइज कर दे। हर साल वाली कहानी यहां पर है ही नहीं। फिर वो कहता है ये एक नई बात नहीं है तो पुरानी बात, लेकिन इतने जल्दी तरीके से आपका दिमाग में ये चीजें क्लिक नहीं करती। क्या लिखा हुआ है, पार्शियल रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन वाज मेड ऑन 1 जुलाई 2024, और हमारा ईयर एंड क्या है, आधा नहीं, पार्शियल रीपेमेंट आपने की है 1 जुलाई 2014। ये एक इस तरह की एडजस्टमेंट पहले पूरे क्वेश्चन बैंक के अंदर कैश फ्लो के अंदर नहीं है, फाइनल अकाउंट के अंदर ये है। लेकिन फाइनल अकाउंट के अंदर पीआरसी में ये एक सवाल था, हमने डायरेक्ट हो सकता था, डायरेक्ट कर दिया था, समझाया भी था, शायद आपको क्लिक भी कर जाए। वो 1 लाख का लोन होता है, 90,000 का बचा पड़ा होता है, तो आपको वो जो पेमेंट आपने 10 पे डिवाइड कर रहे होते थे 9 पे डिवाइड होनी थी, एक पेमेंट, वही वाली कंसेप्ट यहां पर। अब हम बाकी सारी चीजें मेरे ख्याल में रिपीटेड है। अब बात क्या आ गई, हर सवाल, ये आइटम 25 का सवाल है, हर सवाल के अंदर 80% सवाल रिपीट होता है। कोई एक सवाल जब पूरा नया आता है तो फिर बाकी सारा पेपर पुराना होता है, तो फेल होने का डर दिमाग से निकाल दो। पासिंग मार्जिन आपका होता है अनटिल एंड अनलेस कोई आप अपनी अकाउंटिंग ना लिखने लगे, जब फिर वो कुछ समझ ही नहीं लगती। अब बिस्मिल्लाह करते हैं, सबसे पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर बना लेते हैं, क्योंकि यहां पर हमें थोड़ी थोड़ी इंडिकेशन मिल रही है कि कहीं रिटेन अर्निंग के लेजर से पहले रिटेन अर्निंग में कोई वैल्यू ना आ रही। तो रीवैल्यूएशन का मैं एक लेजर बनाकर दिखा देता हूं, वैल्यू बाद में पुट कर लेना चाहे। रीवैल्यूएशन सरप्लस, इसका ब्रॉड ऑन हमेशा क्रेडिट साइड पर आता है, कैरीड ऑन अपोजिट साइड पे। फॉर द ईयर जो रीवैल्यूएशन आता है वो किस नाम से आ जाता है, पीपी के नाम से। और अगर कोई सरप्लस आता है, मतलब रियलाइज होता है, वो किस नाम से आता है, रिटेन्ड अर्निंग। ये काम है। हाँ, कभी कभी रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा होता है पीपी के नाम से, मतलब कब, जब लॉस आ जाता है और पहले सरप्लस पड़ा होता है, तो पहले सरप्लस डेबिट होता है, बाद में लॉस की बारी आती है। तो वहां पर मैं लिख देता हूं ब्लैक कलर में, यहां पर भी पीपीई आ सकता है। अब गिवन क्वेश्चन के अंदर आपके पास कितनी अमाउंट पड़ी हुई है सरप्लस के नाम से, 300, 410, और ड्यूरिंग द ईयर अगर आप देखो क्वेश्चन में आप लोग, हमने लिख भी लिया था पॉइंट नंबर 3, ये वाली 240 से आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग बढ़ गई है, बिल्डिंग लिख दो, पीपीई लिख दो 2, और रिवैल्यूएशन की कोई बात नहीं की हुई, और हर साल तो एक्सेस डेप्ट आ भी नहीं रही, क्लोज करेंगे
130 हमारा बैलेंस आ जाएगा, और ये सरप्लस वाला किसका होगा? वो जो बिल्डिंग बेची है आपने, बिल्डिंग या जो भी बेचा है उसका। अब बना लो रिटेन अर्निंग का लेजर। जब भी कोई बात शक पैदा करे ना, उसकी एंट्री सोचनी है। कुछ भी दिल में शक पैदा हो, एंट्री पास कर लेना। हाँ जी, रिटेन अर्निंग का ब्रॉड ऑन कितना है? 900। कैरिड ऑन कितना है? 1215। अब रिटेन अर्निंग के एक तो प्रॉफिट आता है जो कि गिवन नहीं है, दूसरा आता है डिविडेंड। अब डिविडेंड में दिल में एक शक जा सकता है कि क्या ये 10% बोनस रिटेन अर्निंग में आ सकता है या नहीं। फौरन देखना है, सोचना है इसकी एंट्री क्या बनती है। इसकी एंट्री पास हो रही है शेयर प्रीमियम टू शेयर कैपिटल, तो इसके अंदर तो रिटेन अर्निंग का उसने नाम ही नहीं लिया, और जब कोई नाम नहीं लेता तो उसके घर में नहीं जाते। हाँ जी, उसके बाद अगर आपको लगे कि रिटेन अर्निंग में कोई चीज जाती है तो वो ये है 400 है भी सारा कैश। अच्छा, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन हो ना डिविडेंड पेएबल, उसका वो लेजर बना दिया। यहां पर क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर इंटरिम कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड मतलब होता है ये फॉर द ईयर है, पेड नहीं है ये। और यहां पर रिटेन अर्निंग में फॉर द ईयर आता है। कौन सा आता है? तो कितना है फॉर द ईयर? पेबल गिवन है ना, वहां से लेजर बनाएंगे, वहां पर फाइंड होगा डिविडेंड पेड। देखिए, अगर ओपनिंग क्लोजिंग ना हो तो जो गिवन होता है वही पेड भी होता है, और अगर उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो तो जो फॉर द ईयर है वो आता है रिटेन अर्निंग के लेजर में। और फिर डिविडेंड पेबल का लेजर बनाएंगे जैसे टैक्स का बनाते हैं, जैसे इंटरेस्ट का बनाते हैं। वहां से पेड जो अमाउंट फाइंड करेंगे वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। मतलब एक डिविडेंड पेएबल का लेजर बनेगा, इसका ब्रॉड ऑन इधर आएगा। कितना पेएबल का ब्रॉड ऑन? 8। और कैरिड ऑन कितना है? 13। इधर आएगा फॉर द ईयर, जैसे एसओपीएल नहीं आता बिल्कुल वैसे ही। कितना? 400। क्लोज करेंगे और ये आ जाएगा डिविडेंड पेड 390। तो पे इतना हुआ, लेकिन फॉर द ईयर ये है। हाँ जी, क्लोज कर दें। आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? कितनी अमाउंट? 8। अच्छा, वो रिटेन अर्निंग वाला रिवैल्यूएशन भी तो आना है, वो कितना है जो अभी अभी ताजा ताजा फाइंड किया है? किस नाम से आएगा? ओसीआई या रिवैल्यूएशन सरप्लस, जो दोनों में से जो मर्जी लिख लो, रिवैल्यूएशन सरप्लस या ओसीआई। कितना था? 175। इसके बाद अगर डिफरेंस आएगा तो वो हमारे पास पैट आएगा 585। 585 ठीक होगी बात। उसके बाद प्रॉफिट हमारे पास आ गया, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अगर टैक्स गिवन है तो इसमें ऐड करोगे, माइनस ऐड करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर वही बात, टैक्स फॉर द ईयर ऐड करना है, टैक्स पेड या रिसीव्ड, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाती होती चीजें, लेजर के अंदर फॉर द ईयर चीजें आती हैं। क्वेश्चन के अंदर टैक्स भी गिवन है, टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 250। क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो गया, पूरा फॉर्मेट के साथ कर देता हूं क्वेश्चन। नाम क्या है बिजनेस का? डीएल लिख देता हूं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर,
क्योंकि पेड तो नीचे माइनस करेंगे ना, टैक्स पेड तो मिले तो ऊपर प्लस जो किसी से करते होते हैं वो फॉर द ईयर ही करते हैं, जैसे इंटरेस्ट फॉर द ईयर ऐड करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 24, रुपीज एंड मिलियन होगा या 1000 है? मिलियन। सबसे पहले हेडिंग देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पेपर में ओए नहीं लिखना, पूरा लिखना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वैसे अजीब बात है, ये भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखकर बाद में टैक्स ऐड करवा लिया करता, जैसे इंटरेस्ट ऐड करवा लेता है, मर्जी है उसकी। प्रॉफिट कितना आया था? 585 प्लस 25 डबल एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है 450। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी गिवन है, उसका लेजर बनाकर उसकी भी डेप्रिसिएशन फाइंड कर लो। आपके पास यहां पर मैं एक छोटा सा लेजर बना देता हूं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। ब्रॉड ऑन कितना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का? 1550। कैरिड ऑन कितना है? 15। जो नई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है वो कितनी है? 150। 150 भी ऐड कर दो, क्लोज कर दो। अगर क्रेडिट साइड पर आएगा तो वो डेप्रिसिएशन होगी, क्योंकि ये कॉस्ट मॉडल पे है। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई? 180। और वहां जाकर आपने रेफरेंस भी देना है, डेप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वर्किंग नंबर लिखना है। पेपर में वर्किंग का स्टाइल, वर्किंग हर वर्किंग करते जाना, और वो अमाउंट जब यहां पर 180 लिखोगे और साथ लिखोगे वर्किंग नंबर 2 है, 3 है, 4 है, वट एवर। उसके बाद यहां पर कोई एसेट बेचा भी है, उसका फिर गेन या लॉस भी होगा। लॉस था गेन? गेन ऑन डिस्पोजल 59। अच्छा, एक बात इंटरेस्ट के बारे में बताया हुआ है आपके पास, अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखो तो आपके पास एक्रूड इंटरेस्ट का जिक्र हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कहीं नजर नहीं आ रहा इंटरेस्ट का जिक्र पूरे क्वेश्चन के अंदर। या तो ऐसा होता ना इंटरेस्ट फॉर द ईयर दे देता वो, या वो दे देता इंटरेस्ट पेड, दोनों में से एक वैल्यू दे देता तो हम इंटरेस्ट का लेजर बना लेते। लेकिन उसने एक हिंट दे दिया है अक्लमंद लोगों के लिए, और आपको पता है कुरान पाक में क्या लिखा हुआ है? अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है पार्शियल रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन वाज मेड ऑन 1 जुलाई 2024। और यहां पर आए जरा, आपका 1350 लोन दिया हुआ है, साल के एंड पे कितना बच गया? इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर जो 1 जुलाई को पे कितना किया होगा? 1350 माइनस 750 कितना बनता है? 600 पे कर दिया। अब आपने मुझे बताना है साल के शुरू में 1350 लोन था और रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसका 12%, और आपने ये बताना है क्या ये 12% पूरे साल के लिए लगेगा या जब जुलाई तक लगेगा? जुलाई तक इंटरेस्ट आपका इतना बनता है, पेमेंट की तो बात ही नहीं हो रही, बनता है। कितना बनता है? मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय, तो ये समय लगी है 81। लेकिन ये 6 महीनों का है,
फिर आपने 600 पे कर दिया, बाकी आपका लोन कितना बच गया वो नजर भी आ रहा है 750 मल्टीप्लाइड बाय 12%। क्या साल का इंटरेस्ट आएगा या ये भी 6 महीने का? ये भी 6 महीने का। ठीक होगी बात? कितना आ गया इंटरेस्ट? 45। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो इंटरेस्ट फॉर द ईयर है या इंटरेस्ट एक्सपेड है? ये फॉर द ईयर, तो 81 प्लस 45 इंटरेस्ट फॉर द ईयर। बस ये चीज पहले प्रैक्टिस में नहीं आई। कितना आ गया? 120 ऐड कर देंगे। कोई इम्पेयरमेंट लॉस गिवन हो, फेयर वैल्यू गेन लॉस गिवन हो, कुछ ऐसी वैसी कोई बात और हो। देखें आपके पास 1350 रुपया लोन पड़ा हुआ था, कहते हैं जुलाई के अंदर ना 600 पे कर दिया। पता तो चाहिए ना 600 पे, क्योंकि 750 बच गया एंड पे। तो जब हम लोन पे कर देंगे तो जो पे कर दिया उस पर तो हमें इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा ना। साल के शुरू में आपके ऊपर कर्ज था 1350, आप 12% के हिसाब से ना इसके ऊपर इंटरेस्ट ले ही जा रहे थे। जुलाई आया 600 पे कर दिया, तो बाकी फर्दर जो अगले 6 महीनों का इंटरेस्ट आएगा वो फिर 1350 पे नहीं आएगा, बल्कि जितने पैसे पे किए तो इसके ऊपर अब अगले 6 महीनों के लिए 12% आएगा। ठीक होगी बात? अब तो इंटरेस्ट पेड भी आ जाएगा। बताएं कोई और चीज है तो बताएं, वरना निकालें प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना? 1415 बस। अब इसके बाद क्या करना है? इंटरेस्ट पेड। अच्छा, इंटरेस्ट वाली बात नो डाउट जब पेपर में आप इतनी हड़बड़ाहट में होते हो तो शायद ये चीज कंसीडर ना कर पाओ, इसलिए थोड़ा तसल्ली से पेपर में बैठना है ताकि हड़बड़ाहट हो ही ना। उसके बाद आओ जरा वर्किंग कैपिटल की चीज, इन्वेंट्री आ गया। अलाउंस और बैड डेट्स नेट करके लिख दो, या अलाउंस को ले लो। अब तो हमने नहीं लिया तो नेट ही कर देते हैं, वरना वहां पर अगर इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस। इन दोनों को फिर नेट कर लो। 1760 में से 262 माइनस करो, कितना बनता है? 1762 माइनस 262 1498 और 1554 माइनस 364 1190। ठीक होगी बात? हाँ जी, ये रिसीवेबल नेट ले लेंगे, टैक्स अलग हो गया, खत्म होगी बातें। चलेंगे ट्रेड एंड अदर पेएबल, तीनों चीजें हो गई। अब पहले इन्वेंट्री का बता दो, 1215 से 1285 इन्वेंट्री इंक्रीज कितने से? 770 से इंक्रीज हो रही है तो माइनस। अकाउंट रिसीवेबल 1190 से 1498 कितने से? 308। फिर आप आ जाओ 882 से 1077 अकाउंट एंड अदर पेएबल डिक्रीज, इंक्रीज है डिक्रीज है? इंक्रीज कितना? 19। खत्म होगी बातें। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 1358। फिर यहां पर क्या लिखना है? इंटरेस्ट पेड। ब्रॉड ऑन कितना है? इंटरेस्ट पेड ब्रॉड ऑन कितना है?
प्लस फॉर द ईयर कितना फाइंड किया था 126 कैरिड ऑन कितना गिवन है 16 25 और 16 एक मिनट ये सिक्सटीन माइनस करना है 130 टैक्स पेड ओपनिंग कितना टैक्स का ओपनिंग है ओपनिंग भी है इधर एडवांस टैक्स ठीक है ओपनिंग ब्रॉड और मैं नेगेटिव में लिख दूं या फिर लेजर बना लो या अपोजिट है तो नेगेटिव में लिख दो 35 प्लस एसओपीएल में कितना था कितना 250 और माइनस 90 और पता चल गया है ना या इसका लेजर बना लो 180 130 131 ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी हो गई अब आ जाओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सबसे पहले पीपी का लेजर बना लो वहां से चेक कर लो कि आपने कोई एसेट खरीदा है या नहीं ये टोटल कितना आ गया इन्वेस्टिंग 10 नेगेटिव अच्छा आए जरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या हो रहा है आपने 132 लिखवाया तो मैंने 131 करवा दिया तो ये कैलकुलेट या इसको ही कैलकुलेट करना है 131 है 132 है अच्छा पीपी के लेजर बनवाओ जरा वर्किंग लिखनी है वर्किंग नंबर जो भी होगा वर्किंग के बगैर सवाल नहीं करना 1950 और कैरिड ऑन कितना है 2500 अब जो एसेट खरीदे हैं वो खरीदने वाली साइड पे लिख दो जो बेचे हैं वो बेचने वाली साइड पे लिख दो सबसे पहले डेप्रिसिएशन सीक्वेंस में चलते जाओ डेप्रिसिएशन 450 डिस्पोजल 341 एक 341 का डिस्पोजल है और एक और डिस्पोजल भी है 360 का उसकी बुक वैल्यू लिखनी है और रीवैल्यूएशन सरप्लस 240 ये तो एक ही पैराग्राफ के अंदर सारा कुछ गिवन था कैश बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कितना 1461 तो कैश या परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 14 फिर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 150 फिर दो एसेट बेचे भी हैं कैश फ्रॉम डिस्पोजल दोनों को प्लस करके लिख देते हैं एक से तो जितनी बुक वैल्यू है उतनी मिल गए 341 और दूसरे से कितने मिले 419 टोटल कितना हो गया 760 उसके बाद कोई और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है खत्म होगी बातें कितना आ गया 851 आउटफ्लो और इसको लिखेंगे नेट आउटफ्लो फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आ जाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। आपको ये बात कंफर्म है कि शेयर कैपिटल का लेजर बनना ही बनना है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि आपके पास शेयर राइट शेयर इशू किए हैं, शेयर कैपिटल प्लस शेयर। यहां पर एक उसने अच्छी बात की है, हाँ जी, दोनों को 2200 325 ब्रॉड ऑन 2200 325 कैरिड ऑन 3000 और एक 10% वाली एंट्री क्या पास हुई पहला, शेयर कैपिटल क्रेडिट शेयर प्रीमियम, हम दोनों को वही तो बना रहे हैं, एक कैंसल ही हो जाएंगे, दोनों लिख दो या दोनों ना लिखो। अगर लिखोगे तो जितना भी 10% आ गया 220 इधर भी लिखोगे, 220 इधर भी लिखोगे, तो वो कैंसल हो जाएंगे आपस में, लिखो ना लिखो एक ही बात है। उसके बाद कोई बात नहीं बताई हुई तो क्लोज कर देंगे। 815 से हमारा नया शेयर इशू हो रहा है, तो कैश फ्रॉम शेयर कैपिटल 815 इंक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम 800 डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड में ओपनिंग कितना पेएबल का 8 प्लस फॉर द ईयर रिटेनर में कितना था 400 माइनस क्लोजिंग कितना है, ये बिल्कुल 390 लोन पेड 600 का लोन पे किया। और कोई है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कितना आ गया 61 कितना 180। अब क्या लिखेंगे, नेट इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश नेट इंक्रीज इन कैश एंड, अच्छा इस पोर्शन को क्या बोलते हैं भला, रिकंसिलिएशन। अगर पेपर में कभी रिकंसिलिएशन का लफ्ज कह दे तो परेशानी हो ना, ये वाला हिस्सा जो होता है वो कैश रिकंसिलिएशन होती है। तो कितना आ गया नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ए प्लस बी प्लस सी 50 60 इनफ्लो आउटफ्लो एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50। अच्छा पेपर में अगर ये बराबर ना आ रहा हो तो आप बेहोश ना हो जाना, कुछ भी नहीं होता, क्लोजिंग कैश एंड कर ही देते हो, पूछने की क्या जरूरत है। अच्छा ये हमारा ना 2025 का सवाल हो गया, ड्रम फिर रह गया। आपने अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट है, बट मैं एक क्लास मतलब जो मंडे को क्लास होगी उसमें मैं आपको गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में बता दूंगा और ड्रम लिमिटेड वाला सवाल भी करवा दूंगा, और आपने क्वेश्चन नंबर 30 कर लेना है। 30 जो लास्ट क्वेश्चन है वो हो जाएगा, वो डायरेक्ट से भी करना है, और अपना टेस्ट आप ट्यूसडे को देना है। ट्यूसडे को आप लोगों का टेस्ट है IS 8 इक्विटी प्लस IS 7, ठीक है। अच्छा तैयार करें ताकि ये फुल फ्लैश कंप्लीट हो जाए, और मंडे से मैं आपको फाइनल अकाउंट स्टार्ट करवा दूंगा जो कि आपका एक तरह का लास्ट ही टॉपिक है।